हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 7-8 के एग्ज़ाम पे भी पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पद के समूहों को पढ़कर भिन्न समूह का चयन करें। इसमें से जो हमको क्या करना है, भिन्न समूह को छांटना है। दोस्तों, भिन्न समूह को हम कैसे छांट सकते हैं इसमें? देखो, यहाँ एक नंबर है गाय दूध मक्खन। गाय से दूध होता है, मक्खन भी होता है। दूसरा है मुर्गी मांस अंडा, तो ये भी सही है। तीसरा है बकरी दूध मांस, बकरी से दूध और मांस दोनों होता है। चौथा है पौधे सब्जियां और छाछ। देखो दोस्तों, यहाँ पौधा और सब्जी तो ठीक है, पर छाछ पौधे से प्राप्त नहीं होता है, ये दूध से प्राप्त होता है। तो ये क्या है? भिन्न समूह। भिन्न समूह कौन सा हो गया हमारा? 4 नंबर। कौन सा हो गया? 4 नंबर। चलो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पौधे तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहते हैं? सबको पता है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। जंतु और पौधे सभी के लिए ऊर्जा का एक प्रकार का स्रोत है। तो पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संचित रहता है? मतलब कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पौधे और जंतुओं में इकट्ठा रहता है? जैसे कि जब भोजन का पाचन होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जो है पौधे और जंतुओं में संचित रहता है? देखो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, स्टार्च और ग्लूकोज। पौधे और जंतुओं में जो है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज से क्या होता है दोस्तों? हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस किसके रूप में होता है दोस्तों? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। याद रखेंगे दोस्तों आप लोग, किसके रूप में होता है? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ओलिगोसैकेराइड है? ओलिगोसैकेराइड का समूह है। मतलब ओलिगोसैकेराइड क्या है दोस्तों? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। तो इसमें से कौन जो है ओलिगोसैकेराइड समूह है? ठीक है दोस्तों, तो एक पहला है स्टार्च, सुक्रोज एवं फ्रुक्टोज। दूसरा है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं सेलुलोज। तीसरा है सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज और चौथा है स्टार्च, लैक्टोज एवं मल्टोज। देखो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सुक्रोज, लैक्टोज और दोस्तों क्या? मल्टोज। क्या दोस्तों? सुक्रोज, लैक्टोज और मल्टोज। ये क्या है दोस्तों? ओलिगोसैकेराइड का समूह है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि कच्चे खाद्य में उपस्थित स्टार्च का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? तो कोई भी खाद्य पदार्थ है, खाने वाला चीज़ है, उसमें स्टार्च है या नहीं, इसको हम लोग कैसे जान सकते हैं? तो एक पहला है दोस्तों, स्टार्च क्या है? तो स्टार्च दोस्तों एक प्रकार का क्या है? ये भी ऊर्जा का स्रोत है। स्टार्च जैसे इसको हम लोग मंड भी कहते हैं। ऐसे दोस्तों ये ये पौधों और पौधों से बनने वाली चीज़ों में क्या है होता है दोस्तों? ये अधिक मात्रा में पाया जाता है स्टार्च, पौधे और पौधे से चीज़ें प्राप्त होने वाली चीज़ में। जैसे कि आलू, इसमें भी स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च एक प्रकार का मंड है। जब हम लोग चावल बनाते हैं तो जो माड़ पसाते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या पाया जाता है? वो भी एक प्रकार का स्टार्च है। स्टार्च क्या है दोस्तों? एक ऊर्जा का ये क्या है? ये एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट के जैसा ही ये है। तो इस कोई खाद्य पदार्थ में स्टार्च है या नहीं? दोस्तों इसके लिए क्या है? तनु आयोडीन विलयन से जान सकते हैं, 1 नंबर। दूसरा है तनु HCl विलयन से। तीसरा है तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से, या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तनु आयोडीन विलयन से। क्या होगा दोस्तों? तनु आयोडीन विलयन से। तो दोस्तों तनु आयोडीन विलयन से हम लोग कैसे जांच करते हैं? पहले हम लोग कच्चे खाद्य पदार्थ में क्या डालते हैं दोस्तों? 2 या 3 बूंद तनु आयोडीन विलयन डालते हैं। और जिस जगह पर तनु आयोडीन विलयन डालते हैं, अगर यदि उस जगह का कलर हल्का नीला काला हो जाएगा तो समझ लेंगे कि इसमें स्टार्च है। और यदि नीला काला नहीं होगा तो स्टार्च नहीं होगा। स्टार्च भी शरीर के पोषण के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 5वां क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास के समय सर्वप्रथम क्या होता है? लंबे समय तक अगर यदि हम उपवास करेंगे तो पहले क्या होगा? एक पहला ऑप्शन है, पहले वसा प्रयोग होगी, उसके बाद लीवर एवं मांसपेशियों से कार्बोहाइड्रेट एवं अंत में प्रोटीन।
ये पहला ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि पहले वसा प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद वसा एवं अंत में प्रोटीन का उपयोग होगा। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद वसा का एवं अंत में प्रोटीन। दूसरा यही है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, दूसरा आंसर है दोस्तों। तीसरा है सर्वप्रथम लिपिड का, उसके बाद प्रोटीन एवं अंत में कार्बोहाइड्रेट का। ये भी गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। जब हम लोग बहुत दिनों तक उपवास रहते हैं, लंबे समय तक उपवास करते हैं, तो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट एकत्रित रहता है सबसे पहले उसका प्रयोग होता है। उसके बाद वसा मीन्स जो फैट होता है शरीर में उसका उपयोग होता है। उसके बाद प्रोटीन में। इसलिए जो लंबे समय तक उपवास करता है उसका शरीर हल्का हल्का सूख जाता है, क्योंकि पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है, उसके बाद वसा का उपयोग होता है, उसके बाद किसका उपयोग होता है दोस्तों, प्रोटीन का। तो ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वे अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण मनुष्य शरीर द्वारा किया जाता है क्या कहलाता है। तो देखो दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो अमीनो अम्ल में भी क्या होता है दोस्तों, एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, एक होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो जो अमीनो अम्ल शरीर द्वारा जिसका जिसका संश्लेषण शरीर द्वारा हो जाता है शरीर के अंदर, उसको हम लोग अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनावश्यक अमीनो अम्ल। और जो शरीर से उपयोग द्वारा मतलब कि संश्लेषित नहीं होता है और उसको वो हमें भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं, उसको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका 6 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर गलत है दोस्तों। सही कौन सा है दोस्तों, सही है बी नंबर। ठीक है दोस्तों, ये है सही। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोजेनेसिस के लिए सत्य है। तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है दोस्तों, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, एक प्रकार का दोस्तों, ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रकार का रोग है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए ग्लाइकोजेनेसिस के लिए कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। तो ग्लाइकोजन अधिक किडनी से यह संग्रहित होता है। ऊर्जा अधिक्य का सामान्यतः वसा के रूप में शरीर में संग्रहित होता है। ग्लूकोज के अधिक्य या यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होना। दूसरा चौथा है ग्लाइकोजन या यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लूकोज के रूप में एकत्रित होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। इसका सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस एक रोग है जो किसके कारण होता है, ग्लूकोज के अधिक या यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होना। ग्लूकोज जब शरीर में अधिक हो जाता है तो कौन सा रोग होता है दोस्तों, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है दोस्तों, हो गया इसका 7 नंबर का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 3 नंबर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण के पद है। मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है, इसका परीक्षण का पद क्या, कैसे यानी कैसे हम लोग उसको परीक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले परख नली में ए नंबर दिया है। परख नली में खाद्य पदार्थ को थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं तथा इसमें 10 बूंद जल की डालते हैं एवं इसको हिलाते हैं। ए हो गया। बी है, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का चूर्ण या पेस्ट बनाते हैं। सी नंबर, खाद्य परख नली में 10 बूंद कॉस्टिक सोडा विलयन मिलाते हैं एवं अच्छी तरह हिलाते हैं। यह इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन मिलाते हैं। तो इसका सही क्रम कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है ए बी डी सी। बी नंबर बी ए डी सी नंबर बी ए सी डी नंबर डी बी ए सी। तो इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। इसका सही क्रम कौन सा होगा दोस्तों, इसका सही क्रम हो जाएगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, बी ए डी सी। बी ए डी सी इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों। क्या करना है, सबसे पहले बी मतलब परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ को चूर्ण करके पेस्ट बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रखनली में खाद्य पदार्थ को थोड़ी सी मात्रा में ले लेंगे दोस्तों तथा उसमें 10 बूंद जल की डालेंगे एवं उसको हिला लेंगे। उसके हिलाने के बाद उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे।
और उसके बाद फिर उसमें परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन मिला मिला देंगे और उसके बाद अच्छी तरह से हिलाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा ये दोस्तों कि यदि परख नली का पदार्थ, जो परख नली का में जो हम खाद्य पदार्थ डालें वो हल्का गुलाबी कलर का हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये होगा कि जो ये है, जो हम खाद्य पदार्थ डाले हैं उसमें प्रोटीन है। कैसा कलर होना चाहिए दोस्तों, बैगनी रंग का। अगर यदि परखनली का पदार्थ बैगनी कलर का हो गया तो इसका मतलब जो है परखनली में हम खाद्य पदार्थ डाले हैं उसमें प्रोटीन होगा। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, BADC। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। 9 नंबर भी इसी तरह है, कथन वाला। निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखो दोस्तों, पहले ए नंबर दिया है, वसाएं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। दूसरा, वसाएं केवल जंतुओं से प्राप्त होती है। तीसरा, आहार में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा की उपस्थिति से हृदयाघात हो सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तीनों कथन में से कौन सा सही है हमको ये जांच करना है। एक नंबर है केवल ए, बी नंबर है ए और बी दोनों, सी नंबर है बी और सी, डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा केवल ए। क्या, वसाएं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। वसा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील तो होता ही है। दूसरा है बी नंबर में, वसाएं केवल जंतुओं से प्राप्त होती है। ऐसा थोड़ी ना है दोस्तों कि वसाएं केवल जंतुओं से प्राप्त होती है। वसा तेल में भी होता है और तेल पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। तो ये 2 नंबर जो है दोस्तों, ये सरासर क्या है, गलत है। लेकिन ए नंबर सही है। उसके बाद जो सी नंबर है, आहार में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा की उपस्थिति में हृदयाघात हो सकता है, ये भी सही है दोस्तों। अगर यदि खाद्य पदार्थ आहार में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा की उपस्थिति होगी तो हृदयाघात हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ए और सी दोनों सही होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ए। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ए एंड सी दोनों होगा, ए एंड सी दोनों हो जाएगा दोस्तों। माँ के दूध को, क्या 10वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, माँ के दूध को अच्छा मानते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हम इसको अच्छा मानते हैं इसमें अधिक वसा एवं अधिक लिपिड होता है। यदि दोस्तों माँ के दूध में अधिक वसा और अधिक लिपिड होता है तो ये तो अच्छा होता ही नहीं। दूसरा है कम वसा एवं कम लिपिड होता है। तीसरा है कम वसा एवं अधिक लिपिड होता है। चौथा, अधिक वसा एवं कम लिपिड होता है। तो दोस्तों अधिक वसा और कम लिपिड का इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वसा अधिक होगा तो इस दूध, माँ का दूध एकदम शिशु के लिए अच्छा नहीं होगा। कम वसा में अधिक लिपिड भी होगा तो भी अच्छा नहीं होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, माँ के दूध में कम वसा एवं कम लिपिड होता है जिससे शिशु को जो होता है दोस्तों पेट नहीं भरता है और उसको प्राप्त मात्रा में हर प्रकार का पोषक तत्व मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं दोस्तों, और फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फिर से 10 क्वेश्चन किसी अदर सब्जेक्ट का या फिर बायोलॉजी का ही 10 क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो से कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।